नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। और आपको याद होगा पीछे के कई लेक्चर्स में सॉलिड के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ का रेफरेंस हम लोगों ने दिया है और हम लोगों ने कहा था कि एट हायर टेम्परेचर क्लासिकल थ्योरी के आधार पर सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वगैरह लगा करके और ये गेस करने की कोशिश किया था कि व्हाट शुड बी दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3R होनी चाहिए, जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। चाहे टेम्परेचर सॉलिड का कुछ भी हो, इट शुड ऑफर अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 3R, जो कि अगर एक एक्सिस पर हम लोग CV को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर टेम्परेचर को प्लॉट करें तो CV का T के साथ ग्राफ T एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और उसका वैल्यू 3R होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि हायर टेम्परेचर पर तो वो बात सही थी। क्लासिकल थ्योरी CV का जो वैल्यू सजेस्ट करता है सॉलिड्स के लिए, वो हायर टेम्परेचर पर तो एक्सपेरिमेंटली भी वो बिहेवियर देखा जाता है। लेकिन कॉम्पैरेटिवली लोअर टेम्परेचर की तरफ जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर घटाते एंड एज वी टेंड टुवर्ड्स 0 केल्विन, तो हम लोग शुरू में देखते हैं कि उसका बिहेवियर T³ के तरह का होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड के 3rd पावर का प्रोपोर्शनल होता है CV। और जब बहुत एक्सेसिवली लो टेम्परेचर रेंज में चले जाते हैं, व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन, तो वो बिहेवियर ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते लीनियर हो जाता है। एंड एज T टेंड्स टू 0, जब T 0 केल्विन लगभग होता है तो CV टेंड्स टू 0। तो क्लासिकल थ्योरी इन दोनों बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एट कॉम्पैरेटिवली लोअर टेम्परेचर वो T³ जैसा बिहेवियर क्यों है और एक्सेसिवली लो टेम्परेचर पर वो लीनियर बिहेवियर कैसे हो जाता है। तो लीनियर बिहेवियर वाली बात तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं। इस बिहेवियर को कि एट हायर टेम्परेचर दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, या उसी को कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV ऑफ ऑल सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इक्वल एंड इक्वल टू 3R, बट एट कॉम्पैरेटिवली लोअर टेम्परेचर व्हाई शुड इट बिहेवियर बी लाइक दैट विच इज विटनेस्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने एक थ्योरी प्रपोज किया, जिसको हम लोग आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं। और इन्होंने कुछ क्वांटम कंसिडरेशंस की मदद लिया और ये पूरी की पूरी थ्योरी सर्टेन एजम्पशंस के आधार पर डेवलप की गई, सॉलिड्स के मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड व्हाट वेयर दोज एजम्पशंस? तो आइंस्टीन ने ये कुछ एजम्पशंस माना। जैसे सबसे पहली बात जो आइंस्टीन ने एज्यूम किया कि सॉलिड के केस में अगर कोई क्रिस्टल लैटिस है तो डिफरेंट लैटिस साइट्स पर जो एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होगा या आयन्स होंगे, बेसिस के रूप में जो भी अटैच्ड होगा, अभी के बाद से उसको हम लोग एटम्स ही बोला करेंगे। तो डिफरेंट लैटिस साइट्स पर जो एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम्स अपने रेस्पेक्टिव मीन पोजीशन के अबाउट SHM करता रहता है
और उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। और जब आप थर्मल एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं सॉलिड को, तो वो एटम्स उस एनर्जी को गेन करते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती है, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है और उसके कारण से उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। सो ऑल द एटम्स एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस अबाउट देयर रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम पोजीशंस और मीन पोजीशंस। तो सारे के सारे जो इंडिविजुअल एटम्स हैं जो डिफरेंट लैटिस साइड्स पर बेसिस के रूप में अटैच्ड हैं, वो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह होते हैं और उन सारे के सारे एटॉमिक ऑसिलेटर्स के ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए या सेम होती है, बिकॉज हम लोग ब्रेवे लैटिसेस की बात कर रहे हैं और हर एटम के चारों ओर का सराउंडिंग एक ही जैसा होता है, तो सारे एटम्स को सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना चाहिए। So all such atomic oscillators are supposed to be oscillating with same natural frequency because of the assumed identical surrounding around them। ये दूसरा assumption आइंस्टीन ने लिया। और जो तीसरी चीज उन्होंने माना कि किसी भी लैटिस साइट पर कोई भी जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली तीन तरह से ऑसिलेट कर सकता है। वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर सकता है। तो एक लैटिस साइट पर अवस्थित एक एटम तीन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, तीन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्विवेलेंट होता है और हर एटम तीन इंडिपेंडेंट मोड्स में ऑसिलेशन कर सकता है। और इसलिए अगर पूरे के पूरे सॉलिड में n एटम्स हैं, पूरे के पूरे सॉलिड में टोटल n एटम्स है, देन दैट सॉलिड में बी सपोज टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। So a solid containing n atoms is identical to 3n one dimensional harmonic oscillators। और जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आइंस्टीन ने यहां पर किया, या जो एक क्वांटम आइडिया को इन्होंने इस्तेमाल किया सॉलिड के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड थर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ये कि जो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, जो एटम्स अपने अपने लैटिस साइड्स पर एसएचएम कर रहे हैं और वो हर एटम एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है, उसके एनर्जी का वेरिएशन कंटिन्यूअस नहीं होता है। वो क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह होता है और वो डिस्क्रीट यूनिट्स में ही एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी ले सकता है, एनर्जी का लॉस कर सकता है। डिस्क्रीट यूनिट्स में ही एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। सो दिस लीनियर और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ये जो हैं, देयर एनर्जी इज डिस्क्रीट और H क्रॉस ओमेगा के यूनिट्स में ही वो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है। और इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की जो एनर्जी होगी, हालांकि प्लैंक की जो रेडिएशन थ्योरी आई थी उसमें ये क्वांटम आइडिया ओरिजिनली प्लैंक के द्वारा प्रपोज किया गया था, जिस आइडिया का इस्तेमाल आइंस्टीन ने किया कि ये जो डिफरेंट लैटिस साइड्स पर एटॉमिक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, उनके एनर्जी का वेरिएशन कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह हैं और उनके एनर्जीज डिस्क्रीट होंगे। वो डिस्क्रीट यूनिट्स में ही एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी ऑफ दिस हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू NH क्रॉस ओमेगा, जहां ओमेगा उस हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है
H cross is h upon 2 pi where h is Planck's constant and n is an integer varying from 0 to 0, 1, 2, 3 so on। और इस एक्सप्रेशन को बाद में हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह के कंसिडरेशन के आधार पर मॉडिफाई किया गया कि ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, इट शुड मोर एक्यूरेटली बी रिटेन एज n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। और ये हाफ h क्रॉस ओमेगा का जो टर्म एक्स्ट्रा आ गया उसमें, दैट इज ड्यू टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको जीरो पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। तो इस तरह से इन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की एनर्जी डिस्क्रीट होती है। और एक एजम्पशन आइंस्टीन ने और लिया कि ये जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं क्योंकि उनके लोकेशंस डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो इन सारे सिंप्लीफाइड एजम्पशंस के आधार पर आइंस्टीन ने सॉलिड के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एक एक्सप्रेशन डेराइव करने की कोशिश किया, एक एक्सप्रेशन डेराइव किया। और देखते हैं कि आइंस्टीन ने जो एक्सप्रेशन डेराइव किया इन एजम्पशंस के आधार पर, वो सॉलिड के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड थर्मल बिहेवियर को करेक्टली एक्सप्लेन कर पाया या नहीं, उसको अभी हम लोग देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो जो लास्ट एजम्पशन इस थ्योरी में लिया गया कि ये जो एटॉमिक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं डिफरेंट लैटिस साइट्स पर, जो अपने अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशंस कर रहे हैं, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक होगा। और आपको पता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में एनर्जी E के साथ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, E एनर्जी के साथ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू, या उसको एप्सिलन एनर्जी बोलते हैं, e टू दी पावर माइनस एप्सिलन बाई KT होता है, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर हम लोग ऐसा कहें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स which are probable to be found at temperature T, at absolute temperature T with energy epsilon, उसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, n is equal to n naught e to the power minus epsilon by KT। तो आइंस्टीन ने ये जो क्रिस्टल लैटिस होगा, सॉलिड होगा, उसके डिफरेंट लैटिस साइड्स पर जो एटम्स हैं सिचुएटेड, और हर एटम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है, तो हर इंडिविजुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर चूंकि आइडेंटिकल माने गए और सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हुए माने गए, तो हर इंडिविजुअल ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसका कैलकुलेशन पहले आइंस्टीन ने किया। तो वो कैसे कर सकते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? तो इतनी एनर्जी के साथ, इतने एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी के साथ पाए जाने वाले ऑसिलेटर्स की संख्या इतनी होने की संभावना है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, इतने ऑसिलेटर्स हैं इतने इतने एनर्जी वाले, और सब का एनर्जी इतना है एप्सिलन, तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑल दीज ऑसिलेटर्स एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इफ दे ओबे बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, तो वो होगा E टाइम्स n नॉट
ई टू दी पावर माइनस, या इसको एप्सिलन पढ़ेंगे, एप्सिलन टाइम्स एन नॉट ई टू दी पावर माइनस एप्सिलन बाई के टी। ये सारे ऑसिलेटर्स की टोटल एनर्जी हो गई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कैसे निकलेंगे, और इसको अगर हम लोग सम ले लें वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n समेशन ओवर n नॉट ई टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी। तो टोटल इतने ऑसिलेटर्स और हर ऑसिलेटर की एनर्जी इतनी, तो हर ऑसिलेटर की एनर्जी इतनी और इतने ऑसिलेटर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दिया और सारे ऑसिलेटर्स के लिए सम ले लिया, तो ये टोटल एनर्जी हो गई बाई टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो आइंस्टीन ने सबसे पहले, और यहां एन नॉट को आप अगर कैंसिल कर देंगे तो एक्सप्रेशन कुछ आपका ऐसा हो जाएगा। सो व्हाट वी मे राइट इज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच oscillator may be written as तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर को इस तरीके से लिखते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन मतलब जितने भी ऑसिलेटर्स हैं सबके लिए सम कर देना। इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन एप्सिलॉन ई टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी डिवाइडेड बाई समेशन ई टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी। समेशन का मतलब है कि समेशन ओवर ऑल ऑसिलेटर्स। अगर हम लोग nth ऑसिलेटर की बात करें और nth ऑसिलेटर की एनर्जी En है, और एनर्जी तो सबकी चूंकि बराबर ही है, तो फ्रीक्वेंसी सबकी बराबर ही है, तो समेशन लगने का मतलब इसको यह समझना है कि वी आर समिंग ओवर ऑल दी ऑसिलेटर्स। और हम लोगों ने एक एजम्पशन क्या लिया कि हर ऑसिलेटर की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और अगर वो nth मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो इस एप्सिलॉन के वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं समेशन ओवर n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा ई टू दी पावर माइनस n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा बाई के टी होल डिवाइडेड बाई समेशन ई टू दी पावर माइनस n प्लस हाफ, ये माइनस साइन यहां पर है, और एप्सिलॉन का वैल्यू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के टी, और यहां अब n आ गया तो n को हम लोग वेरी करवा सकते हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। किसी भी सॉलिड में लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर्स आर देयर, सो दिस समेशन में बी डन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ऑल राइट, और अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, और हम लोग मान लेते हैं लेट माइनस एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी, इसको x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी,
और तब एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर्स को क्या लिख सकते हैं? लेट अस सी। इस H क्रॉस ओमेगा ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर में कॉमन ले लेते हैं, H क्रॉस ओमेगा, और ये हो जाएगा समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n प्लस हाफ। H क्रॉस ओमेगा को तो हम लोगों ने बाहर ले ही लिया, e टू दी पावर माइनस H क्रॉस ओमेगा बाई KT को x हमने कह दिया है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर n प्लस हाफ x डिवाइडेड बाई समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस H क्रॉस ओमेगा बाई KT को हमने x कह दिया, तो e टू दी पावर n प्लस हाफ x, और इसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं इस समेशन को। n को पहले 0 लेंगे, फिर n को 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे एंड सो ऑन। और चूंकि सिग्मा वाला नोटेशन लगा हुआ है तो हर दो टर्म के बीच प्लस का साइन देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? वी कैन सी व्हाट विल इट बी? H क्रॉस ओमेगा तो बाहर में रहेगा ही रहेगा, और ये न्यूमरेटर कैसा मिल जाएगा? n को अगर 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ, ये पहला टर्म हो जाएगा हाफ e टू दी पावर हाफ x या x बाई 2 जो भी आप कहें, हाफ x, और सिग्मा का साइन है तो हर दो टर्म के बीच प्लस होगा, और n को 1 लेंगे तो 3 बाई 2 e टू दी पावर 3 बाई 2x प्लस 5 बाई 2, n को 2 लेंगे फिर e टू दी पावर 5 बाई 2x प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक ये एक्सपेंड होते चला जाएगा। और उसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू दी पावर हाफ x प्लस e टू दी पावर 3 बाई 2x प्लस e टू दी पावर 5 बाई 2x प्लस सो ऑन। ओके, and this expression may again be written as average energy of each oscillator। इसके वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं H क्रॉस ओमेगा, और यहां पर अब आप मैथमेटिक्स के प्लेजर को एंजॉय कर सकते हैं। द मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और आप मैथमेटिकल लॉजिक्स लगा करके दिस इंटायर एक्सप्रेशन कैन वेरी मच बी सिंप्लीफाइड। तो क्या इसको लिख सकते हैं? देखिए, अगर log ऑफ दिस ln e टू दी पावर हाफ x प्लस e टू दी पावर 3 बाई 2x प्लस e टू दी पावर 5 बाई 2x प्लस सो ऑन, उसको x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ln ऑफ दिस को पहले इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन ये आ जाएगा, और फिर इस चीज को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का मामला हो जाएगा, तो फिर ये वाला टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? H क्रॉस ओमेगा एंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किसका? तो ln ऑफ e टू दी पावर हाफ x प्लस e टू दी पावर 3 बाई 2x प्लस e टू दी पावर 5 बाई 2x प्लस सो ऑन। इस पूरे फ्रैक्शन वाले टर्म को हम लोग इतना लिख सकते हैं। आई थिंक कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ सी, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं एंड मैथमेटिक्स के प्लेजर का आनंद हम लोग फर्दर लेने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स पढ़ने का ये फायदा है कि आप फिजिक्स की
ब्यूटी को तो देखते ही हैं, नेचर के ब्यूटी को तो देख ही पाते हैं, प्रकृति के रहस्यों को समझने की तो कोशिश करते ही हैं, साथ साथ मैथमेटिक्स का आनंद भी आप पूरी तरह से उठाते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर अपने फिजिकल आइडियाज को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। So what we may write is average energy of each oscillator may be written as H cross omega differentiation with respect to x ln of e to the power half x कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर 2x प्लस सो ऑन। और अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, लॉग m टाइम्स n, लॉग m प्लस लॉग n ऐसा हो जाएगा। सो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर may be written as h cross omega d by dx ln e to the power half x plus ln 1 plus e to the power x plus e to the power 2x plus so on हो जाएगा ऐसा। ln mn इज इक्वल टू ln m प्लस ln n। और यहां पर लॉग के एक फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेते हैं। लॉग का एक फॉर्मूला होता है ना, ये जो ln 1 प्लस ex प्लस e टू दी पावर 2x प्लस ऑन टिल इंफिनिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ln 1 माइनस e टू दी पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन may further be written in a simplified form as average value of E will be H cross omega d by dx of और ln e to the power हाफ x बन जाएगा। और इसको अगर हम लोग इतना लिख दें तो ये माइनस ln 1 माइनस e टू दी पावर x बन जाएगा। और अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। आप देखिए तो इधर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट है, हाफ बाहर चला जाएगा, dx बाई dx विल बी 1। तो इस वाले टर्म को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ आ जाएगा यहां पर। और इस वाले टर्म को अगर करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, किसका करना है 1 माइनस e टू दी पावर x का। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन जो हम लोग करेंगे 1 माइनस e टू दी पावर ln 1 माइनस e टू दी पावर x का, सॉरी, तो ln 1 माइनस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन पहले 1 माइनस e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर 1 माइनस e टू दी पावर x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएशन करना हम लोगों को आता है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का मामला है। तो ln 1 माइनस e टू दी पावर x का जब 1 माइनस e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसको चेन रूल कहा करते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये पहले तो बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर x। और अब 1 माइनस e टू दी पावर x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का 0, ये माइनस रह जाएगा और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो जाएगा, तो माइनस e टू दी पावर x ऐसा हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर। सो व्हाट वी मे राइट इज नाउ द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर मे बी रिटन एज, थोड़ा मैथमेटिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन आप एक बार अगर ध्यान से पूरे चीज को देख लेंगे देन द मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल। और पूरी बात का सीक्वेंस आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे कैसे क्या करना है।
एक बार जब मैं पूरा एक्सप्रेशन डिराइव कर लूंगा तो उस सीक्वेंस को मैं दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा, पहले क्या सोचना है, फिर क्या सोचना है, फिर क्या सोचना है। सो देखिए आप, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑसिलेटर मे नाउ बी रिटेन एज H क्रॉस ओमेगा, और अब डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप ऑपरेट करवा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ प्लस e टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर x, ऐसा हो जाएगा। इस माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा और उस एक्सप्रेशन को हमने यहां पर ले लिया। और इस ex को अगर हम लोग इस पूरे चीज को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x, इसको नीचे लेकर के अगर चले जाएं तो सो दिस कैन नाउ बी रिटेन एज H क्रॉस ओमेगा हाफ प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x और माइनस 1, और अब x का वैल्यू रख देते हैं। सो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर may now be written as H क्रॉस ओमेगा हाफ प्लस 1 अपॉन x, हम लोगों ने किस चीज को कहा था, माइनस H क्रॉस ओमेगा बाई KT को कहा था। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KT माइनस 1, ऐसा आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर। और इसको लिख सकते हैं हम लोग H क्रॉस ओमेगा बाई 2 प्लस H क्रॉस ओमेगा बाई e टू दी पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KT माइनस 1। तो हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी को हम लोग इतना लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि जो डिफरेंट लैटिस साइट्स पर इंडिविजुअल ऑसिलेटर्स हैं, जो अपने अपने लैटिस साइट्स पर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, और हर इंडिविजुअल ऑसिलेटर एक क्वांटम मैकेनिकल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है। तो हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का वैल्यू एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T कितना होगा वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इतना होगा। और एजम्पशन में एक बात हम लोगों ने क्या कहा था कि हर ऑसिलेटर इक्विवेलेंट है 3 वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। तो एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी इतनी आई ना, और अगर पूरे सॉलिड के अंदर ऐसे ऐसे n एटम्स हैं, देन देयर आर n ऑसिलेटर्स। तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पूरे सॉलिड की एवरेज एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हर ऑसिलेटर 3 वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्विवेलेंट है। तो n ऑसिलेटर्स 3n ऑसिलेटर्स के इक्विवेलेंट होगा। एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी इतनी है, तो 3n ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी कितनी होगी, तो उसको 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज एनर्जी ऑफ इंटायर सॉलिड consisting of n atoms, consisting of n such oscillators may be written at absolute temperature T as what? So the average energy of entire solid at absolute temperature T
written as, may be written as, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं solid consists of in such harmonic oscillators, तो उसको हम लोग E से डिनोट कर देते हैं। पूरे सॉलिड की जो एवरेज एनर्जी होगी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, उसको हम लोग E से डिनोट कर देते हैं, और ये E हो जाएगा 3n टाइम्स एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर। हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी इतनी है और टोटल इतने ऑसिलेटर्स हैं। n एटम्स आर इक्विवेलेंट टू 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। सो दिस विल बी, इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग 3n से मल्टीप्लाई कर दें तो 3n हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय e टू दी पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt माइनस 1। तो ये पूरे सॉलिड का एवरेज एनर्जी आ गया एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। और इतना कब आया? जब एनर्जी का एक्सचेंज, हम लोग जब ये माने कि ऑसिलेटर्स की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, और एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा लिया, तब एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पूरे सॉलिड के एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन इतना आ गया। अब CV कैसे डिफाइन करेंगे? dE बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV वैसे ही डिफाइंड होता है ना। CV इज डिफाइंड एज व्हाट? डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वी कैन नाउ कैलकुलेट डेल E बाई डेल T। ये कितना आ जाएगा देख लीजिए। इस पूरे चीज को T के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये फर्स्ट वाला जो टर्म, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर सेकंड वाले टर्म में जाएं तो 3n तो बाहर में रहेगा ही, h क्रॉस ओमेगा भी बाहर निकल जाएगा, वो डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। और अब देखिए, इधर मैं रफ वर्क करके दिखा दे रहा हूं कि व्हाट शुड इट बी। इस चीज को, इसको तो हमने बाहर निकाल लिया, और 1 अपॉन इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक तरह से डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू T, किसका? तो e टू दी पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt माइनस 1 के पावर माइनस 1 का। ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर माइनस 1 बन जाएगा। तो पहले तो इतने के पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इतने के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा, और तब फिर इसका डिफरेंशिएशन T के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले तो ये लगेगा nxn माइनस 1 वाला फॉर्मूला, तो ये माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और अब इसका करेंगे तो फिर देखिए e टू दी पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt का करेंगे h क्रॉस ओमेगा बाई kt के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर में e टू दी पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt आ जाएगा। फिर h क्रॉस ओमेगा बाई kt का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो h क्रॉस ओमेगा बाई k चलाएगा बाहर, h क्रॉस ओमेगा बाई k चलाएगा बाहर, और 1 बाई t का हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे में एक टी स्क्वायर का टर्म चलाएगा, ऐसा। तो अब देखिए, तो बाहर में h क्रॉस ओमेगा ऑलरेडी है, बाहर में h क्रॉस ओमेगा ऑलरेडी है,
और जब वो वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा तो एच क्रॉस ओमेगा और आएगा, तो एच क्रॉस ओमेगा बाहर निकल करके इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एच क्रॉस ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे में टी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में एक के है, तो अगर एक के से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे में इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहां 3nk कर दें और ये नीचे में kt का होल स्क्वायर कर दें, तो ये पूरा टर्म कंसीडर्ड हो गया और फिर ये बचेगा e टू दी पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt डिवाइडेड बाई e टू दी पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। तो एक तरह से हम लोगों ने CV का वैल्यू निकाल लिया। तो आइंस्टीन्स थ्योरी के मुताबिक सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है CV, वो कितना आ गया, CV का वैल्यू वो आ गया 3nk, ओके, h क्रॉस ओमेगा बाई kt होल स्क्वायर इंटू e टू दी पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt डिवाइडेड बाई e टू दी पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इंटायर सॉलिड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी। आइंस्टीन ने जो सर्टेन एजम्पशंस लिए और क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशन लिया और ये माना कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा, उन सारे कंसिडरेशंस के आधार पर सॉलिड के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन जो आइंस्टीन मॉडल के मुताबिक डिराइव किया गया वो इतना आ गया। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी और आइंस्टीन्स मॉडल। यहां पर हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं आइंस्टीन्स टेम्परेचर। वी डिफाइन अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर called Einstein's temperature, as theta E is equal to h क्रॉस ओमेगा बाई k। तो अगर इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड जो आइंस्टीन के थ्योरी के मुताबिक एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग आइंस्टीन्स टेम्परेचर थीटा ई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें, देन व्हाट वी मे राइट इज CV इज इक्वल टू 3n, ओके, k 3nk h क्रॉस ओमेगा बाई k को हम लोग थीटा ई बोल देंगे, तो थीटा ई बाई टी टू दी होल स्क्वायर, थीटा ई बाई टी टू दी होल स्क्वायर e टू दी पावर थीटा ई बाई टी डिवाइडेड बाई e टू दी पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। And this is our final expression for a specific heat capacity of solid according to Einstein's model. Now let us see, हम लोग एक बार आपको समराइज करें कि हम लोगों ने क्या किया। पहले
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी होनी चाहिए वो निकाला। और वो कैसे निकाला? तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विथ एनर्जी एप्सिलॉन इज दिस मच। तो इतने एप्सिलॉन एनर्जी के साथ इतने ऑसिलेटर्स के होने की प्रोबेबिलिटी है और हर ऑसिलेटर की एनर्जी इतनी इतनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कर दिए और फिर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करके एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर पहले निकाले और फिर हर ऑसिलेटर 3 हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्विवेलेंट है तो n ऑसिलेटर 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्विवेलेंट होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरे सॉलिड का एवरेज एनर्जी निकल गया और उसके बाद डेल E बाई डेल टी कर दिए तो CV निकल गया और उस CV के एक्सप्रेशन में आइंस्टीन्स टेम्परेचर h क्रॉस ओमेगा बाई के जगह पर थीटा E लिख दिए तो एक्सप्रेशन ऐसा आ गया। अब इसको हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। डिड दिस मॉडल और कुड दिस मॉडल एक्सप्लेन the thermal behavior of solids correctly or it couldn't? So let us try to analyze this entire expression. देखिए हम लोग शुरू में इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या कहा था कि हायर टेम्परेचर पर तो क्लासिकल थ्योरी भी करेक्ट बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। इट शुड बी लाइक दिस। सो एट वेरी हाई टेम्परेचर सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो भाई वो तो एक्सप्लेन हो जा रहा था क्लासिकल थ्योरी के आधार पर भी। मामला फंस जा रहा था कहां पर? एट कॉम्परेटिवली लोअर टेम्परेचर, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड हैड बीन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड एट ऑल टेम्परेचर्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स शुड हैड बीन 3R। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को ऐसा वेरिएशन मिल नहीं रहा था। सो the experimental results, the experimental observations could not be explained on the basis of classical theories। और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने ये नया मॉडल प्रपोज किया। तो पहले हम लोग एट हाई टेम्परेचर्स देखते हैं क्या होता है। एट हाई टेम्परेचर्स व्हाट शुड हैपन? हाई टेम्परेचर्स पर क्या होगा? एज T टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। वेरी हाई टेम्परेचर, तो उसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग ऐसा लिखते हैं, एज T टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी थीटा E बाई T टेंड्स टुवर्ड्स 0। ओके, और e टू दी पावर थीटा E बाई टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर थीटा E बाई टी को लिख सकते हैं e टू दी पावर x का एक्सपेंशन कर देते हैं 1 प्लस थीटा E बाई टी प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल थीटा E बाई टी टू दी होल स्क्वेयर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल थीटा E बाई टी टू दी पावर होल क्यूब एंड हायर ऑर्डर टर्म्स विल बी देयर। लेकिन चूंकि थीटा E बाई टी बहुत स्मॉल है और स्मॉलर क्वांटिटीज के हायर पावर टर्म्स और ज्यादा वैनिशिंगली स्मॉलर हो जाते हैं, सो दे कैन बी नेग्लेक्टेड एंड इट कैन approximately be written to be equal to 1 plus theta E by t। और डिनोमिनेटर में देखिए तो क्या है? e टू दी पावर थीटा E बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो e टू दी पावर थीटा E बाई टी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली इतना लिख सकते हैं और -1 करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा।
So this will approximately be equal to theta e by t whole square. तो यहां से हमें CV क्या मिलता है? अब हम CV को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मॉडल 3n(k) थीटा e by t to the whole square e to the power theta e by t divided by theta e by t to the whole square. ये कट जाएगा. So CV will be 3nk e to the power theta e by t. ओके. और जब t टेंड्स टू इंफिनिटी तो थीटा e by t टेंड्स टू 0, e to the power 0 टेंड्स टू 1. So this will be very nearly equal to 3nk. और हम लोग CV की बात कर रहे हैं, पर मोल की बात कर रहे हैं, तो ये जो n होगा वो एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होगा और एवोगाड्रोज नंबर टाइम्स k विल बी r, मोलर गैस कांस्टेंट, सो इट इज 3r. मीन्स आइंस्टीन का मॉडल हायर टेम्परेचर पर भी वही वैल्यू दे रहा है जो क्लासिकल मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा था. क्लासिकल मॉडल के मुताबिक सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV जितनी होनी चाहिए थी उतना ही आइंस्टीन मॉडल भी दे दिया. तो हायर टेम्परेचर पर ये दोनों मॉडल एग्री कर रहे हैं, उसमें कोई विवाद है ही नहीं. और हायर टेम्परेचर पर तो क्लासिकल मॉडल भी एक्सप्लेन कर ही रहा था. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी हायर टेम्परेचर पर वही था जो क्लासिकल मॉडल प्रपोज कर रहा था. क्लासिकल मॉडल तो फेल कर रहा था एट कॉम्पैरेटिवली लोअर टेम्परेचर. सो यहां भी कोई विवाद नहीं है. एट हायर टेम्परेचर आइंस्टीन्स मॉडल ऑल्सो प्रेडिक्ट सेम बिहेवियर फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स. But what happens at lower temperature? So at low temperatures, let us see what happens at very low temperatures. तो ये टेम्परेचर के लो और हाई होने का फैसला कैसे करेंगे? किसको हम लोग लो कहेंगे, किसको हम लोग हाई कहेंगे? तो उसी के लिए हम लोग आइंस्टीन टेम्परेचर डिफाइन करते हैं. बड़ा, छोटा, लोअर, हायर, ये तो रिलेटिव वर्ड्स हैं, ये तो रिलेटिव वर्ड्स हैं. तो क्या है, अगर आइंस्टीन्स टेम्परेचर के कंपैरिजन में काफी कम है टेम्परेचर, तो दैट विल बी सपोज टू बी लो टेम्परेचर. और अगर आइंस्टीन्स टेम्परेचर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, then that is supposed to be the higher temperature range. So what will happen at low temperatures? Let us see. At low temperatures what will happen? As T tends to 0, theta E by T tends to infinity. As T tends to 0, theta E by T tends to infinity. theta E by T काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो e to the power theta E by T will be much much greater than 1. तो ऐसे हालत में e to the power theta E by T -1, इसको नियरली लिख सकते हैं e to the power theta E by T. Okay, so now what do we get is CV is equal to 3nk theta E by T whole square e to the power theta E by T by e to the power theta E by T whole square. क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज e to the power theta E by T बन जाएगा,
ऐसा हो जाएगा। तो एक पावर तो कट जाएगा एंड दिस विल बी व्हाट, ये हो जाएगा 3n k थीटा e बाई टी होल स्क्वेयर e टू दी पावर माइनस थीटा e बाई टी, ऐसा लिख सकते हैं। CV को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो देखिए यहां पर दो बातें हम लोग देख रहे हैं। एज t टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो जब t 0 की ओर टेंड करेगा तो ये इसके एक पावर को काट देगा और e टू दी पावर थीटा e बाई टी ये इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा और CV 0 की ओर टेंड करेगा। बट बिटवीन 0 एंड अ टेम्परेचर विच इज मच स्मॉलर देन आइंस्टीन्स टेम्परेचर, जिसको कि आप लो टेम्परेचर रेंज कह सकते हैं, उसमें ये एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट्स। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मॉडल एट वेरी लो टेम्परेचर the variation of CV should be exponential. The variation of CV with temperature should be exponential, ऐसा कहा गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपको पता है कि CV was found to be proportional to T to the power cube। तो आइंस्टीन्स मॉडल भी हाई टेम्परेचर पर तो एग्री कर गया क्लासिकल मॉडल के प्रेडिक्शन के साथ, और बहुत लो टेम्परेचर पर CV विल टेंड टुवर्ड्स 0, वो भी ठीक है। बट वो जो रेंज था जहां पर क्लासिकल मॉडल फेल कर रहा था, जो TQ वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक एक्सिस पर अगर हम लोग t बाई थीटा ई लें, एक एक्सिस पर अगर t बाई थीटा ई को हम लोग प्लॉट करें और एक एक्सिस पर हम लोग CV को प्लॉट करें इन कैलोरी पर मोल पर केल्विन, CV को प्लॉट करें, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है CV के वेरिएशन का। लेकिन अगर इसका ग्राफ आप आइंस्टीन्स मॉडल के मुताबिक CV का जो वेरिएशन होना चाहिए इस फंक्शन का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वो कुछ ऐसा आया। So it was very closely agreeing with the experimental observation but not exactly। तो पूरी तरह से आइंस्टीन्स मॉडल भी ये थियोरेटिकल है, जो आइंस्टीन के मॉडल के मुताबिक कैसा वेरिएशन होना चाहिए। अगर आइंस्टीन का मॉडल करेक्ट है तो CV का t बाई थीटा ई के साथ वेरिएशन इस तरीके का होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो वेरिएशन ऐसा कुछ मिलता है। ये थियोरेटिकल है और ये एक्सपेरिमेंटल है। तो आइंस्टीन का मॉडल भी एट वेरी लो टेम्परेचर CV का T के साथ वेरिएशन एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सॉलिड्स के लिए CV का T के साथ लो टेम्परेचर रेंजेस में एक्सपेरिमेंटली जैसा वेरिएशन देखने को मिल रहा था, उसको आइंस्टीन्स का मॉडल भी करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हालांकि वो बहुत हद तक एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन के काफी क्लोज था, उसके साथ काफी ज्यादा क्लोजली एग्री कर रहा था, बट इट कुड नॉट exactly explain why should this behavior be like this,
आइंस्टीन्स के मॉडल के मुताबिक जो CV का वेरिएशन था, दिस वॉज वेरी मच लाइक एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें डोमिनेट कर रहा था, बट द एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन वॉज लाइक T⁻3। तो ये लैप्सेस क्यों आया और आइंस्टीन के मॉडल में कहाँ क्या गलती रह गई जिसके वजह से ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। However, it was very close to the experimental curve, but it did not exactly agree to that. तो इसको हम लोग जो अगले क्लास में डिवाइस मॉडल के अंदर में देखेंगे कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।